जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर रहे हैं वो है फाइनेंस कमीशन को लेकर के। और इसके बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और इसकी क्या रिकमेंडेशन थी वो भी पढ़ेंगे हम, और अभी कौन सा नंबर का फाइनेंस कमीशन गठित हुआ था वो सब कुछ देखेंगे। बट उससे पहले मैं ना एक सॉरी कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था। एक्चुअली मेरे भी मेंस चल रहे थे ना, ठीक है। और मैं मेंस में काफ़ी बिज़ी हो गया था और फिर रिज़ल्ट वगैरह आया है अभी। तो मेरे को अभी एक्चुअली थोड़ा जॉइनिंग के अंदर मेरे को टाइम मिलेगा अभी। तो अभी रिज़ल्ट से जॉइनिंग के बीच मेरे पास थोड़ा टाइम मिला है, तो मेरे को लगा कि मैं कुछ सारे कंसेप्ट को वापस क्लियर कर सकता हूँ। ओके, मैं वापस फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ाता हूँ। इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा सा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और मेरे को कैसे पता पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ये, क्योंकि आर्टिकल 280 के अंदर लिखा गया है इसके बारे में, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं, उसमें 280 के बारे में फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा गया है। और इस फाइनेंस कमीशन को कौन बनाता है, कौन अपॉइंट करता है, वो होता है हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। और इसको हर 5 साल में बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उनमें से एक मेंबर होंगे हमारे चेयरमैन और 4 होंगे अदर मेंबर, ठीक है। ये पाँचों जने मिलके कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। और हम यहाँ पे रिकमेंडेशन से पहले हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में कि अभी कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट साहब ने गठित किया है। वो किया था 16th फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है। तो इनके चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन है वो है अरविंद पानागरिया जी, ठीक है। अरविंद पानागरिया जी ये इसके चेयरमैन है 16th फाइनेंशियल कमीशन के। बात समझ में आ गई। हम थोड़ा सा इसका एक बेसिक में फंक्शन समझते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन होता है ना, इसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है ना, इसको बनाते क्यों है। इसका फंक्शन एक्चुअली में 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। सेकेंड इसका फंक्शन होता है, आई एम सॉरी अगर छोटा लिखा है तो आई एम रियली सॉरी। दूसरा होता है, ये क्या होता है हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं सिर्फ एक ब्रीफ बता रहा हूँ आपको। सेकेंड होगा ग्रांट देना, ठीक है। ग्रांट क्या होता है वो भी समझा दूंगा। तीसरा होता है फिस्कल बैलेंस करना, ठीक है ना। फिस्कल बैलेंस का ये आपने बहुत बार वर्ड पढ़ा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, पर समझ में नहीं आता। सिंपल भाषा में इसका मतलब ये होता है फिस्कल बैलेंस का कि पुअर जो स्टेट्स है ना, पुअर स्टेट्स होती है जैसे कि बिहार वगैरह या कोई भी ऐसी स्टेट्स जो कि गरीब है, छत्तीसगढ़ वगैरह, उनको हेल्प करना, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन का फंक्शन क्या है? पहला है कि टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। वो कैसे करता है हम देखेंगे। ग्रांट देना और फिस्कल बैलेंस करना, ये तीनों चीज़ें बात होती है, ठीक है। अब अरविंद पानगरिया 16 फाइनेंशियल कमीशन के चेयरमैन, इसको कैसे याद किया था मैंने अपने एग्जाम में? मैंने कहा था कि ये पान गिर गया, ठीक है ना। मेरा बहुत रिस्पेक्ट है अरविंद सर को, लेकिन मैंने याद कर इस तरह किया था कि पान है वो गिर गया, तो मेरे को कैसे याद आ गया था। चलो ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका फंक्शन होता है टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है ना। ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कौन सा टैक्स और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये 2 चीज़ लिखी हुई है। कौन सा टैक्स होगा? सेंटर गवर्नमेंट के पास, सेंटर गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्स आता है ना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बात समझ में आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्स आता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा टैक्स आता है? पहला होता है इनकम टैक्स, नाम सुना है थोड़ा थोड़ा। सेकंड होता है कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है। जो कंपनियां वगैरह अपने प्रॉफिट को देती है ना गवर्नमेंट वगैरह के अंदर, ये वो होता है इनकम टैक्स, मतलब सैलरीड पर्सन। कॉर्पोरेट टैक्स जैसे अनअकैडमी हो गया या फिर बड़े बड़ी जो रिलायंस वगैरह, ये अपना टैक्स देती है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। और तीसरा तरह का टैक्स होता है वो होता है कस्टम ड्यूटी, ठीक है। और भी 17 तरह के टैक्स होते हैं, पर ये 3 मेजर टैक्स होते हैं। ये तीनों टैक्स किसके पास आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं। और फाइनेंस कमीशन ये कहता है कि हमें इन टैक्स को स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। बात समझ में आ गया? ये जो टैक्स कलेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस टैक्स को स्टेट्स के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूट, स्टेट्स मतलब जैसे कि यूपी हो गया है और आंध्र प्रदेश हो गया, जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी करती है। वो क्या करती है ना, वो टैक्स को, हम तो इस तरह पढ़ते हैं 1 2 3, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह नहीं पढ़ती। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमारे पास 2 तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है डिविजनल पूल, डिविजिबल पूल, ठीक है, प्लस एक होता है सेस एंड सरचार्ज। डिविजनल पूल क्या होता है? ये वो पैसा है, डिविजनल पूल वो टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और उसे फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। बात समझ में आया? डिविजनल पूल वो टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया है वो,
जिसे फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ये पहला बार आपने शायद वर्ड को सुना होगा, लेकिन देखो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। और सेस और सरचार्ज क्या होता है? ये वो टैक्स होता है या फिर ये वो फीस होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है और फाइनेंशियल कमीशन होता है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, या सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी चालाकी करती है। बात सर पूरी बात समझ में आ गई। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि फाइनेंशियल कमीशन जो बना है, फाइनेंशियल कमीशन बना है, वो किस पे काम करेगा? वो सिर्फ डिविजनल पूल पे काम करेगा। बात समझ में आ गई सर। अब ये डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होता है वो थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जो आर्टिकल है वहाँ तक तो हम अभी तक आए भी नहीं, अभी तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। जो टैक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होता है वो हम देखते हैं। दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक होता है उसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि सेंटर गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स आया ना, उसको हम सारे स्टेट्स में बांट देंगे, इसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पसंद में जैसे कि इन्होंने 100 रुपये कमाए, तो हम कितना रुपए देंगे सारे स्टेट्स को मिला करके। तो हम ये मान लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम 60 रुपीज़ देंगे कुल मिला करके, सारे स्टेट्स को मिला करके हम 60 रुपये देंगे, और 40 रुपये किसके पास रह जाएंगे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रह जाएंगे। चल बात समझ में, इसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे सेंटर से पैसा कहाँ जाता है? स्टेट्स के बीच में आता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जैसे कि ये 60 रुपये तो हमें बांटने हैं स्टेट्स में, लेकिन यूपी को कितना मिलेगा, हरियाणा को कितना मिलेगा, राजस्थान को कितना मिलेगा, ठीक है, ये जो आपस में कितना मिलेगा स्टेट्स में, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो फाइनेंशियल कमीशन क्या करता है? वो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और हॉरिजॉन्टली भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। बात समझ में आ गई सर यहाँ तक भी, ठीक है। अब फाइनेंशियल कमीशन जो 16th फाइनेंस कमीशन था ना, इसने अपनी रिकमेंडेशन दी है। इसने कहा कि ये जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो डिविजनल पूल हुआ है, मतलब कि वो टैक्स जिसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, उसका हम सिर्फ और सिर्फ कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 41% हम स्टेट्स को देंगे। अदरवाइज ये जो 59% है ना, ये अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। बात समझ में आ गया कि फाइनेंशियल कमीशन जो कि अरविंद पानगरिया सर है, उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो डिविजनल पूल वाला पैसा है, उसमें से 41% हम स्टेट्स को देंगे सारे को, और 59% सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रखेगी। बात समझ में आ गई सर इतनी तो। लेकिन खास बात क्या है ना, ये सेम है, ये सेम रिकमेंडेशन है जो कि 15th फाइनेंशियल कमीशन ने भी दी थी। इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया यहाँ पे, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। जिससे जो 15th फाइनेंशियल कमीशन देखे गई थी ना, वो कि वो 16 में कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने। चलो ठीक है, ये बात भी सही है। अब हम देखते हैं कि जो स्टेट्स हैं, चूँकि काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, उनकी डिमांड्स क्या है ना, वो हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। स्टेट की डिमांड्स ये है कि वो कहती है कि सर ये 41% दे रहे हो ना आप हमें, है ना, ये हमारे लिए कम पड़ता है, ये हमारे लिए इनफ नहीं है। क्यों इनफ नहीं है? क्योंकि आप सेस और सरचार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करते हो, ये तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो आप। सेस और सरचार्ज कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, और स्टेट्स कहती है कि आप हमें ये जो सेस और सरचार्ज है ना, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करो, इसका पैसा भी हमें मिलना चाहिए। अब वो ऐसा क्यों कह रही है? स्टेट्स ऐसा क्यों कर रही है, डिमांड क्यों कर रही है? क्योंकि इनकी खुद की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। वो कौन सी प्रॉब्लम है, हम एक करके समझते हैं। पहली है कि कोविड से जो इम्पैक्ट आया था ना, वो अभी तक लेगेसी में है। मतलब कि जो कोविड से जो स्टेट्स को इनकी इकोनॉमी डाउन हुई थी ना, वो अभी तक भी पुरानी वाली स्टेट पे, पुरानी वाली पोजीशन पे अभी तक भी नहीं गई है। मतलब कोविड का असर अभी तक चल रहा है इकोनॉमी वाइज में, ये स्टेट का कहना है। आई एम सॉरी। सेकंड बात क्या है? सेकंड है कि चूँकि जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी आने के कारण से जो स्टेट्स है उनको काफ़ी हिट मिला है, ठीक है ना। हिट मिलने के कारण क्या होता है, शायद आपको पता होगा, नहीं होगा, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, जीएसटी में क्या होता है ना कि दो तरह के स्टेट्स होते हैं, दो तरह के राज्य बनते हैं। एक वो राज्य होता है जो कि प्रोड्यूसिंग होता है, एक होता है जो कंजम्पशन वाला होता है, ठीक है ना। ये मेरे हिसाब से बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप तो ये समझ रहे ना, मेरे को एक्चुअली वो 15-20 मिनट चला जाएगा इसमें, और मैं इसको मिस कर रहा हूँ यहाँ पे जानबूझ के। आप ये समझ लें कि जीएसटी की वजह से काफ़ी हिट हो रहा है स्टेट्स को अगेन, ठीक है। और जो थर्ड प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है डेट का। मतलब कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, उस कर्जे को चुकाने के लिए, उसके इंटरेस्ट को चुकाने के लिए नया लोन ले रही है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप हमें सेस और सरचार्ज का पैसा दो ताकि हम इस पुराने वाले लोन को चुका सकें, ठीक है। और चौथा है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है ना, उसका बर्डन अब क्या होने लगा ना, उसका बर्डन अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी आने लगा है।
जैसे कि इसका मैं एग्जांपल समझ में आएगा। इस एग्जांपल है मनरेगा, ठीक है। पहले क्या होता था ना कि मनरेगा का भार स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं आता था, लेकिन अब 40% जो पैसा है ना वो अब स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर नरेगा में या मनरेगा में काम करने जा रहा है ना, तो पहले स्टेट गवर्नमेंट पे कुछ भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता था, लेकिन अब 40% स्टेट गवर्नमेंट को अपनी अपनी तिजोरी से पैसा देना पड़ेगा जो भी मनरेगा में काम करने आ रहा है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि ये चारों के कारण हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, इसलिए आप है ना ये सेस और सरचार्ज इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करें। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गई। और एक और कंसर्न है स्टेट का, वो है इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी का, ठीक है। देखो इक्वालिटी समझ में आता है पर इक्विटी समझ में नहीं आता है। इक्विटी का सिंपल भाषा में जो कि हाँ एक डेफिनेशन है जो कि हर जगह वैलिड होती है, वो होती है पुअर की हेल्प करना, हेल्प द पुअर। गरीब की मदद करना ही इक्विटी होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। इक्वालिटी में तब समझते हैं, मैं समानता वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। मैं एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। और इक्विटी और इक्वालिटी का एग्जांपल होता है, जैसे कि गवर्नमेंट कहती है कि वो हर जने को 1,000 रुपये देगी, ठीक है। तो इक्विटी का मतलब क्या होगा कि पुअर को 1,000 रुपये मिलेगा, और अंबानी की जो लड़का है ना, क्या नाम है उनका, मेरे को नाम आनंद अंबानी को ये 1,000 रुपये नहीं मिलेंगे, लेकिन पुअर को 1,000 रुपये मिलेंगे। इक्वालिटी क्या कहती है कि पुअर को भी मिलेंगे और आनंद अंबानी को भी पैसा मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इक्वालिटी में सबको बराबर मिलता है। इक्विटी में जो गरीब इसको मिलेगा, जो आनंद अंबानी है उनको पैसा नहीं मिलेगा। आई थिंक इक्विटी और इक्वालिटी में बात समझ में आ गई होगी। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। टॉपिक ये था कि स्टेट्स के कंसर्न है इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी को लेकर के, ठीक है। फाइनेंशियल कमीशन क्या कहता है ना, फाइनेंशियल कमीशन कहता है कि वो इक्विटी को सपोर्ट करता है। वो कहता है फाइनेंशियल कमीशन जो कि पुअर स्टेट्स है ना, हम उनको हेल्प करेंगे। ये फाइनेंशियल कमीशन की बात है। फाइनेंशियल कमीशन किस पे चलता है, वो इक्विटी पे चलता है। लेकिन स्टेट्स कहती है कि आप इक्विटी को इस्तेमाल मत कीजिए। स्टेट्स क्या कहती है, स्टेट्स ये कहती है कि आप इक्विटी को बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, आप इक्वालिटी पे चलिए। इक्वालिटी मतलब कि वो स्टेट्स जो ज़्यादा टैक्स वगैरह जनरेट करती, बात समझ में आया। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जैसे कि तमिलनाडु है ना, यहाँ पे मर्सिडीज़ का शोरूम नहीं है या मर्सिडीज़ की फैक्ट्री है, यहाँ पे ऑडी की फैक्ट्री, यहाँ पे BMW की फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। जो पहले फोर्ड गाड़ी आती थी ना, उसकी यहाँ फैक्ट्री थी। और जो बड़ी बड़ी आपने ऑटोमोबाइल्स वगैरह सुने हैं या फिर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कि फैक्ट्रीज है ना, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। अब सोच के देखो ये कितना ज़्यादा टैक्स जनरेट करता होगा, बहुत टैक्स करता है। चाहे वो इनकम टैक्स हो तो ये भी बहुत ज़्यादा जनरेट करेगा, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो तो भी बहुत ज़्यादा जनरेट करेगा, और ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है बाद में, फाइनेंशियल कमीशन जो कहता है उस हिसाब से ये टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। हम ये पढ़ रहे थे इधर से, ठीक है। तो स्टेट्स कहती है कि आप इक्वालिटी के हिसाब से चलो, कि वो स्टेट्स जो ज़्यादा टैक्स को जनरेट करती है ना, उसको फाइनेंशियल कमीशन उसको ज़्यादा पैसा दे। समझ में आया, नहीं समझ में, यहाँ पे समझाता हूँ कि वो स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, ये बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स जनरेट करके दे रहा है, बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स जनरेट कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स जनरेट करके दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो तमिलनाडु को है ना फाइनेंशियल कमीशन ऐसा कहना चाहिए कि तमिलनाडु को भी ज़्यादा पैसा दो, ये 41% मिल रहा है ना सेंट्रल से, उसमें तमिलनाडु का शेयर ज़्यादा होना चाहिए। ये तमिलनाडु की डिमांड है। लेकिन फाइनेंशियल कमीशन कहता है कि हम हेल्प किसको करेंगे, पुअर को। मतलब कि फाइनेंशियल कमीशन कहता है कि जो तमिलनाडु ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर रहा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ज़्यादा टैक्स जनरेट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करेगी, ये यूपी को, बिहार को, वेस्ट बंगाल को, ये ऐसे स्टेट्स को ज़्यादा पैसा देगी, ये कहना चाहती है। और यही स्टेट का सबसे बड़ा कंसर्न है कि वो कहती है कि इक्विटी मत करो, आप इक्वालिटी पे चलो। आई थिंक ये बात पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक छोटा सा अपन अपन इसको मैं आगे लेके जाता हूँ इस वाले को, इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी को। जैसे कि नॉर्थन स्टेट्स है, मैं नॉर्थन स्टेट्स को इस तरह से बनाऊँ, इस तरह से लिखूँगा ताकि आपको उसका मैप भी याद हो जाएगा। यूपी ऊपर आता है, उसके साइड में आता है बिहार, उसके इन दोनों के नीचे आता है मध्य प्रदेश, इनके साइड में आता है वेस्ट बंगाल। मैं जानबूझ के इस तरह से लिख रहा हूँ। और एक नॉर्थन स्टेट्स है, ठीक है, साउथर्न स्टेट्स है, उसको बोलते हैं साउथर्न स्टेट को याद कैसे करते हैं, कैट से। कर्नाटक हो गया, इधर केरला हो गया, इधर तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश हो गया, और इधर तमिलनाडु हो गया, ठीक है। जो साउथर्न स्टेट्स है ना, साउथर्न स्टेट्स है,
ये काफ़ी ज़्यादा इनकम टैक्स जनरेट करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स को जनरेट करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पैसा किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और यहाँ पे ये चारों स्टेट्स हैं ना, ये चारों स्टेट्स इनकम टैक्स भी कम जनरेट करते हैं, और यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स तो बहुत ही कम है। इंडस्ट्री है ही नहीं, यूपी में कितनी इंडस्ट्री, कुछ नहीं है, बहुत कम इंडस्ट्रीज यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकम टैक्स भी कम है, कॉर्पोरेट टैक्स भी कम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे टैक्स भी कम जाता है, यहाँ पे टैक्स ज़्यादा जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल कमीशन ने क्या जादू किया ना, उन्होंने कहा कि ये जो चारों स्टेट्स हैं ना, नॉर्थन स्टेट्स वाले, इनको जो ये 41% मिलेगा ना, उसमें से नॉर्थ स्टेट्स को कितना पोर्शन मिलेगा, 51% मिलेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 41 रुपीज़ अगर टोटल मिल रहे हैं, उन 41 रुपीज़ में से 51% किसके पास जाएगा, ये जाएगा नॉर्थ स्टेट्स वाले के पास में, मतलब ज़्यादा पैसा जा रहा है। और फाइनेंशियल कमीशन ने कहा कि जो साउथ स्टेट्स है ना, उनके पास कितना रहेगा, 15% रहेगा। मतलब कि जो स्टेट ज़्यादा पैसा कमा के दे रहा है उसको शेयर कम मिलेगा, और वो स्टेट जो कि टैक्स कम जनरेट कर रहा है उसको शेयर ज़्यादा मिलेगा। ये फाइनेंशियल कमीशन ने जादू कर दिया है, और ये बहुत बड़ा कंसर्न चल रहा है। आई थिंक ये पूरी बात समझ में आ गई। मतलब कि जो साउथ स्टेट्स है, जो कि पैसे वाले स्टेट्स है, उनको तो मिलेगा फाइनेंशियल कमीशन से कम शेयर, और वो स्टेट जो कि गरीब स्टेट्स है, जो कि कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह कम जनरेट करें, उनको मिलेगा यहाँ पे ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा शेयर मिलेगा। अच्छा, अब ये जादू कैसे किया है इन्होंने, फाइनेंशियल कमीशन ने, वो हमें देखना पड़ेगा इनके फॉर्मूले से। जो 16th फाइनेंशियल कमीशन था, उसने एक फॉर्मूला बनाया कि हम किस तरह से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। उनका फॉर्मूला कैसा है कि अगर 100% अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा है, जिसमें से ये 41% स्टेट्स को देंगे, ये मैंने पहले ही पढ़ा है, और 59% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रखेगा। ठीक है, ये कौन सा 100% है, डिविजनल पूल वाला। सेस और सरचार्ज तो अभी भी डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया नहीं, से डिविजनल पूल वाला होगा। बात समझ में आ गई सर? अभी जो 41% है ना, इसके लिए इसने बताया, फॉर्मूला बताया कि 41% किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन्होंने कहा कि एक जो इनकम डिस्टेंस को इन्होंने वेटेज कितना दिया, 42% का। ये क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ टेंशन मतलब। एक पॉपुलेशन को इन्होंने वेटेज कितना दिया, 17.5% का। इसमें 42.5% कर लेते हैं अपन, क्यों, वरना आप कहोगे कि सर आपने 100% नहीं मिट रहा है। तो ये 42.5% का ही हो जाएगा। एक उन्होंने कहा कि एरिया, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा 41% से, तो 10% दिया एरिया को। एक फॉरेस्ट कवर, उसको दिया 10%। एक होगा पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से, वो होगा 10% पे। एक होगा जीडीपी कंट्रीब्यूशन, वो होगा 10% से। देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ अलग है, पॉपुलेशन अलग है। पॉपुलेशन मतलब अभी जितनी पॉपुलेशन है ना उस हिसाब से, और एक पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जिसमें ज़्यादा ग्रोथ होगी उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी कम ग्रोथ होगी उसको कम पैसा मिलेगा। सोच के देखो, साउथर्न स्टेट्स तो एडुकेटेड काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों को पता है कि हम फैमिली छोटी रखेंगे तो हमारा एक्सपेंसेस कम होंगे, हमारे खर्चे कम होंगे। तो इन्होंने क्या किया, फैमिली को बहुत ज़्यादा फैमिली प्लानिंग इस तरह से की इन्होंने कि वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल रहे। तो इनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम होगा। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा ना, तो इनको यहाँ से पैसा कम मिलेगा। कौन सा, ये 41% वाला पैसा जो है वो साउथर्न स्टेट को कम मिलेगा। बात समझ में आ गया? इसलिए ये जादू हुआ है कि जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं ना साउथर्न स्टेट वाले, उनको 15% ही मिल रहा है, और जो कम पैसा कमा रहे हैं उनको 51% मिल रहा है। ये पूरा उल्टा हो गया गेम सारा का सारा यहाँ पे। चलो बात समझते हैं हम, पसंद में आया। और दूसरा होता है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस मतलब होता है कि रिच स्टेट एंड पुअर स्टेट के बीच में कितना इनकम का डिफरेंस है। अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो पुअर स्टेट्स को और ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसीलिए फॉर एग्जांपल समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर रिच स्टेट और पुअर स्टेट के बीच में कितना ज़्यादा इनकम का डिफरेंस है, मतलब कि अगर बहुत ही ज़्यादा गरीब कोई स्टेट है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, यहाँ पे दिखती बात है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, यूपी, बिहार, एमपी और वेस्ट बंगाल, इन चारों को दबा के पैसा दिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरीब स्टेट्स है, तो इसलिए इनको, और 42.5% का इनको वेटेज दिया हुआ है। इट मीन्स कि इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भी इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और इनके करंट पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इस हिसाब से भी इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसीलिए इन चारों स्टेट्स को, नॉर्थर्न स्टेट्स को कितना मिला है, 51% मिला है। और साउथर्न स्टेट्स जो कि ज़्यादा पैसा कमा के दे रही है, इसलिए उनको अपना जो पोर्शन है वो कम मिला है। ये पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।